हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉइंटिंग कॉमर्स। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारी टारगेट नेट जेआरएफ सीरीज़ चल रही है। इसी सीरीज़ में हमारी प्रीवियस वीडियो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पार्ट 1 से रिलेटेड थी, जिसमें हमने फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को कवर किया। आज की हमारी वीडियो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पार्ट 2 से रिलेटेड है, जिसमें हम फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी को कवर करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको एनटीए नेट जेआरएफ को क्रैक करने की एक राइट स्ट्रेटजी बताई जाएगी और फर्दर नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो आइए जानते हैं फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी के बारे में। फ्रेंड्स, इंडिया में होने वाले सभी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स को डील और रेगुलेट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी बनाई जाती है। इसी सीरीज़ में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बनाया गया 1973 में, जो कि फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी का पार्ट था। इस एक्ट को हम फेरा के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक्ट कवर करता था इंडिया में होने वाले सभी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को, साथ ही साथ ऐसी सभी कंपनियां जो इंडिया की रेजिडेंट कंपनी हैं और उनका बिजनेस आउटसाइड इंडिया होता है, उनको भी इस एक्ट के अंदर कवर किया जाता था। इस एक्ट को एक ऑब्नॉक्सियस लॉ कहा जाता था, एक क्रूर अधिनियम कहा जाता था, क्योंकि इसके प्रोविजंस और रूल्स जो थे वो बहुत रिजिड और बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे। जैसे कि इसमें एक प्रोविजन था जिसमें कि किसी ऑफिसर को शक होने पे, किसी भी अगर पर्सन पे उसको शक होता है तो वो उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, उसके बाद वो जांच करेगा। तो इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस थे वो बहुत ज़्यादा रिजिड और स्ट्रिक्ट थे, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में बिजनेस करने वाले कंपनियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी सीरीज में 1991 को एक माइलस्टोन ईयर कहा जाता है, क्योंकि 1991 में इकोनॉमी में बहुत तरह के रिफॉर्म्स हुए थे। 1991 से पहले तक इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी, लेकिन 1991 में इस इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी के रूप में डिक्लेयर किया गया, जिसके बाद ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट को इंडिया में ले आया गया। तो ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट आने के बाद से इंडिया का जो पॉलिसी था, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी जो था, उसमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के परसेप्शन को हटाकर एक्सपोर्ट प्रमोशन के परसेप्शन को ले आया गया, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाने में इंडिया में बहुत ज़्यादा सहायता मिली। फेरा क्योंकि एक बहुत ही रिजिड और स्ट्रिक्ट एक्ट था, इसी वजह से 1999 में फेमा नाम का एक एक्ट ले आया गया। फेमा स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फ्रेंड्स, इसको लाने का मेन मोटिव ये था कि फेरा नाम का जो एक्ट था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, जिसकी वजह से जो बिजनेस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डील करते थे उन्हें अपना बिजनेस करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो उनके बिजनेस को ईजी करने के लिए और सिंपल करने के लिए, रैशनलाइज करने के मोटिव से गवर्नमेंट ने फेरा को हटाया और फेमा नाम के एक्ट को ले आया। साथ ही साथ इसका मेन मोटिव ये था कि इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको बढ़ाना और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को, उसके अप्रोच को आगे बढ़ाना। तो फ्रेंड्स, फेमा जो एक्ट है वो पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। साथ ही साथ ऐसी सभी कंपनियां जो इंडिया की रेजिडेंट कंपनी है, उन सभी कंपनियों के ऑफिसेज जो आउटसाइड इंडिया एस्टैब्लिश हैं, उनको भी फेमा के परव्यू के अंदर ले आया जाता है और उनके ऊपर भी फेमा अप्लाई होता है। फेमा का मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स को फैसिलिटेट करना, उनको रैशनलाइज करना और इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को प्रमोट करना और साथ ही साथ उनको मेंटेन करना। तो फेमा के कुछ क्लॉजेस देख लेते हैं। फर्स्ट क्लॉज है इसका, रिस्ट्रिक्शंस ऑन पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया ऑन एक्वायरिंग, होल्डिंग एंड ओनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। यानी कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया का नागरिक है तो वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को अपने पास ओन करके या होल्ड करके या उसके ऊपर अधिकार जमा के नहीं रख सकता। अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में किसी को डील करना है तो प्रतिबंध है, उसके बाद वो कैसे डील करेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसको प्रायर परमिशन लेनी होती है। प्रायर परमिशन के बाद ही आप इस तरह की कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन अब्रॉड इंडिया डीलिंग करना चाहता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, तो उसके लिए उसे एक ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही करना होता है। यानी जो पहला वाला क्लॉज है उसका आंसर आपको इस सेकेंड क्लॉज में मिल गया होगा कि अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डील करना चाहते हो तो उसके लिए कोई भी ऑथराइज पर्सन, जैसे कि बैंक है या कोई भी ऐसी ऑथराइज कंपनी है, उसके थ्रू ही आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डील कर सकते हो।
इसका थर्ड क्लॉज है जो कि ये बताता है कि अगर आप इस एक्ट की किसी प्रोविज़न को कंट्रोवेन करते हो यानी उसका उल्लंघन करते हो तो उस कंडीशन में जितने अमाउंट के आपने फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन किए हैं और उसमें उल्लंघन किया है फेमा का, उसमें उसका 3 गुना आपको पेनाल्टी पेमेंट करना पड़ता है। ये एक्ट पूरी तरह से फेरा का उल्टा है, क्योंकि फेरा में आपको इम्प्रिजनमेंट की बात कही जाती थी और फेमा में पेनाल्टी की बात कही जाती है। फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि फेरा और फेमा के बीच का क्या बेसिक डिफरेंस है। फेमा जो होता है वो ट्रेडिंग को इजी करना चाहता है, यानी व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही बनाया गया है, जबकि फेरा जो था वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स की मिसयूज़ को रोकने के लिए बनाया गया था। दूसरा जो इसका डिफरेंस है, फेमा सिर्फ और सिर्फ 49 सेक्शंस वाला एक्ट है और फेरा जो था वो 81 सेक्शंस वाला एक्ट था, यानी कि एज कंपेयर टू फेमा, फेरा इज़ अ लेंदियर एक्ट। इसका एक ये भी डिफरेंस है कि फेरा में बहुत से ऐसे प्रोविजंस है जिनको फेमा में नहीं रखा गया है। जैसे कि फेरा में एक प्रोविजन था जिसमें बताया जाता था कि फॉरेन टेक्नीशियंस को एम्प्लॉयमेंट दिया जाना चाहिए, उस प्रोविजन को फेमा में नहीं रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को फ्रेम करने का गवर्नमेंट का ये मोटिव होता है कि वो इंडस्ट्रीज़ को एक रोड मैप और एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना चाहती है। साथ ही साथ इसमें सभी रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है जिनके जरिए इंडस्ट्रीज़ को डेवलप और कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी बताती है कि पब्लिक, प्राइवेट या जॉइंट कोऑपरेटिव सेक्टर्स की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए क्या रोड मैप हो सकता है और उनका क्या रोल है सोसाइटी के लिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत लार्ज, मीडियम, स्मॉल सेक्टर भी आते हैं, साथ ही साथ प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट और कोऑपरेटिव सेक्टर्स भी आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ का क्या हिस्ट्री रहा है हमारी कंट्री में। फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेम की गई थी वो 1948 में बनाई गई थी, जिसे हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। सेकेंड थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956, थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1973, फोर्थ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1977, फिफ्थ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1980, लास्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1991, जिसे हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि इनके क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1948 की, विच वॉज फ्रेम्ड आफ्टर 1 ईयर ऑफ 1947, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाना, क्योंकि उस समय प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कमी थी, इंडस्ट्रीज़ उतने अच्छे से काम नहीं करते थे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट का यही अप्रोच था कि प्रोडक्शन को हम बढ़ाएं और उसमें कंटिन्यूटी ले आएँ। साथ ही साथ हर सेक्टर को बूस्ट करना, जिससे कि रेवेन्यू जो है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के जो रोल हैं सोसाइटी में उनको भी सही करना, उनमें सुधार लाना और इंडस्ट्री का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे हो सकता है इसके लिए एक ओवरव्यू तैयार करना। Next policy was of Industrial Policy of 1956, which is known as Industrial Policy Resolution of 1956. इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? इसमें पब्लिक सेक्टर और हैवी मशीनरी मेकिंग इंडस्ट्री को डेवलप करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। जैसा कि आपने प्रीवियस पॉलिसी में देखा कि उसमें जो ऑब्जेक्टिव था वो प्रोडक्शन को बढ़ाना और उसे कंटिन्यू करना उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो उसी तरह से इसमें जो है वो पैराडिग्म शिफ्ट हो गया, यानी 1956 की पॉलिसी जो थी इसमें जो प्रोडक्शन को बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव था वो शिफ्ट होके पब्लिक सेक्टर को इंक्रीज़ करना और हैवी मशीनरी मेकिंग इंडस्ट्री को डेवलप करना इसका ऑब्जेक्टिव हो गया था। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को एक बड़े हब के रूप में ग्रो करना भी इसका ऑब्जेक्टिव था। साथ ही साथ बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स में से एक था। नेक्स्ट था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1973। इसका सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था उसमें ये बताया गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच में एक इंटरेक्शन बनाया जाएगा और उसमें एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसकी वजह से इन दोनों सेक्टर्स के बीच में प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन गैप ना हो और वो हमेशा इंटरेक्ट करके रहें। 1973 की पॉलिसी लाने की नीड ये थी कि कई तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए थे 1956 की पॉलिसी के बाद। इसी वजह से, क्योंकि इसमें आपने देखा 1956 की पॉलिसी में कि उसमें प्राइवेट सेक्टर को हब बनाने की बात कही गई थी, हेवी मशीनरी मेकिंग को बूस्ट करने की बात की गई थी, तो इतने सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, इसी वजह से 1973 की पॉलिसी को फ्रेम किया गया था। साथ ही साथ इसमें मेन ऑब्जेक्टिव एक ये भी था कि स्मॉल स्केल
स्केल सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए प्रोडक्शन के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्ट को रिजर्व कर देना, यानी एक्सक्लूसिवली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना देना जो सिर्फ स्मॉल स्केल सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ ही प्रोड्यूस कर सकती हैं, जिसमें कि 500 आइटम्स के बारे में बताया गया और उनको मेंशन किया गया था उस लिस्ट में। हाईएस्ट प्रायोरिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर को था, यानी पावर जनरेशन से रिलेटेड जो कंपनियां थी उनको मेन प्रायोरिटी पे रखा गया था। नेक्स्ट थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1977, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव था कि जैसा कि आप पहले जानते हो कि स्मॉल सेक्टर का एक कंसेप्ट था, उस 1977 की पॉलिसी में स्मॉल सेक्टर के अंदर एक टाइनी सेक्टर का कंसेप्ट दिया गया, जिसमें कि बताया गया कि मशीनरी और इक्विपमेंट्स मिला के अप टू 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में टाइनी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। इसे हम लघु उद्योग के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ स्पेशल लेजिस्लेशन लाने का भी प्रस्ताव दिया गया, जिससे कि कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता है उनसे दूर किया जाए और उनको सिंप्लिसिटी हो अपने बिजनेस या अपनी इंडस्ट्री को चलाने में। इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव ये भी थे कि मोनोपोली को ख़त्म करना और इकोनॉमिक पावर जो कंसंट्रेट हो जाती है, किसी एक उद्योगपति के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है, एक जगह पे एक प्लेस पे इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट हो जाती है, उसको ख़त्म करना और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1980। मेन ऑब्जेक्टिव था इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना, ऐसे सभी लोग जो उद्यम लगाना चाहते थे उनको इनकरेज करना और एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। साथ ही साथ स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करना, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, जिसके लिए सेल्फ रिलायंस की बात भी इसमें कही गई थी। पब्लिक सेक्टर को लॉसेस से दूर रखना, पब्लिक सेक्टर को सुचारू रूप से चलाना भी इसके ऑब्जेक्टिव्स में से एक था। इंडस्ट्री में जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, ऐसी सभी इंडस्ट्रियां जो बैकवर्ड एरियाज़ में हैं, यानी जिनके ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जाता था, उनको भी इनकरेज करना और इंसेंटिव प्रोवाइड करना इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स में से एक था। नेक्स्ट है फीचर्स एंड हाइलाइट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। फ्रेंड्स, 1991 की पॉलिसी के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। इसका रीज़न ये था कि इंडस्ट्रीज़ को डी रिजर्व कर दिया गया, यानी जो सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखे गए थे उनको डी रिजर्व कर दिया गया और गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हटा दी गई उनमें से, यानी प्राइवेट सेक्टर भी अब उन सेक्टर्स में अपनी कंपनियों को ओपन कर सकता था डी रिजर्वेशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे कंपटीटर्स ज़्यादा थे, नंबर ऑफ़ कंपनी ज़्यादा थे। इसी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर को इनकरेज करने में और ग्रोथ करने में हेल्प मिली। इसके साथ साथ जो फेज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम था उसे ख़त्म कर दिया गया, मैंडेटरी कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज था उन्हें भी ख़त्म कर दिया गया, हटा दिया गया। एमआरटीपी में अमेंडमेंट किया गया, जो एमआरटीपी एक्ट था उसमें अमेंडमेंट किया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया और स्मॉल स्केल सेक्टर जो था उसमें चेंजेस लाए गए, उसकी पॉलिसी में चेंजेस लाए गए। जैसा कि आपने देखा कि स्मॉल स्केल सेक्टर में टाइनी सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया था, तो उसकी जो पॉलिसी थी उसमें भी चेंजेस ले आए गए। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उनमें कौन कौन से एरियाज़ आते हैं, जब गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेम करती है तो उसमें कौन कौन सी पॉलिसीज़ को ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे फर्स्ट है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, सेकंड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, थर्ड है फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, फोर्थ पब्लिक सेक्टर पॉलिसी एंड लास्ट इज एमआरटीपी एक्ट। तो ये थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। लास्ट इकोनॉमिक पॉलिसी है ट्रेड पॉलिसी। फ्रेंड्स, ट्रेड पॉलिसी को फ्रेम करने का गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है कि वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रेगुलेट और कंट्रोल करना चाहते हैं। इंपोर्ट का अर्थ है भारत के अंदर विदेशों से आने वाले सभी तरह के प्रोडक्ट, वो इंपोर्ट का पार्ट होते हैं। एक्सपोर्ट का पार्ट वो सभी प्रोडक्ट होते हैं जो भारत से बाहर बेचे जाते हैं, यानी विदेशों में बेचे जाते हैं। तो इंपोर्ट को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए इंपोर्ट पॉलिसी बनाई जाती है और एक्सपोर्ट को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई जाती है। इंपोर्ट पॉलिसी का मेन प्रोविज़न होता है कि आप हर तरह के गुड्स को फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ आइटम्स। इसमें 3 तरह के आइटम्स हैं जिनकी लिस्ट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, जिनका इंपोर्ट आप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रोहिबिटेड आइटम्स, जिनमें 3 तरह के प्रोडक्ट आते हैं, इनका इंपोर्ट हम नहीं कर सकते। सेकेंड है रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स, जिनमें बताया गया है कि सिर्फ स्पेसिफिक लोग ही इसका इंपोर्ट कर सकते हैं। और थर्ड है कैनलाइज्ड आइटम, जिनमें एक प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद ही उन आइटम्स को स्पेसिफिक लोग मंगा सकते हैं।
नेक्स्ट है एक्सपोर्ट पॉलिसी। फ्रेंड्स, ट्रेड पॉलिसी का मेन फोकस एक्सपोर्ट पॉलिसी पर ही होता है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए प्रोविजंस फ्रेम करती है और कोई भी गवर्नमेंट अपने देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसी वजह से वो एक्सपोर्ट पॉलिसी को फ्रेम करते हैं। तो एक्सपोर्ट पॉलिसी के कई प्रोविजंस हैं जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए फ्रेम किए गए हैं, जिसमें है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए, साथ ही साथ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को इंसेंटिव प्रोवाइड करने चाहिए, उनको फेवरेबल बेनिफिट देना चाहिए, उनको टैक्सेस कम लगाने चाहिए। इन्हीं सभी बेनिफिट्स की वजह से, फेवरेबल बेनिफिट्स की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हमारे देश की एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के लिए अट्रैक्ट होते हैं और वो उनमें फ्रीली इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स इन इंडिया। इसका फर्स्ट फीचर है फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सेकेंड है रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर एंड रिड्यूसिंग टैरिफ, जिसमें कहा गया कि टैरिफ रेट्स जो है या टैरिफ स्ट्रक्चर जो है या तो उन्हें कम करना या उनके स्ट्रक्चर को रिड्यूस करना, उनके स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना। नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट रिजीम, जिसमें कहा गया कि एक्सचेंज रेट जो है वो लिबरलाइज होना चाहिए, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा रिजिडिटी नहीं होना चाहिए, वो लिबरलाइज फॉर्म में होना चाहिए। जैसे अगर आपकी हमारी कंट्री का कोई फ्रेंड कंट्री है तो उसके साथ रेट्स, एक्सचेंज रेट जो है वो लिबरलाइज होनी चाहिए। मोस्ट फेवर्ड नेशन के साथ जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो लिबरलाइज फॉर्म में होना चाहिए। तो ये भी इसके फीचर्स में से एक था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स की इस्टेब्लिशमेंट करना, साथ ही साथ एग्जिम पॉलिसी में कई तरह के एग्जेम्पशंस भी प्रोवाइड करना, जिससे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बूस्ट किया जा सके और इनकरेज किया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये थी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स पॉलिसी पार्ट 1 के लेक्चर में फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को कवर किया और आज के लेक्चर में हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी को कवर किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।